नमस्ते दोस्तों, मैं विवेक पंडित आपका स्वागत करता हूं क्राइम स्टोरी बाय विवेक में। आज की कहानी है कानपुर के लक्ष्मणखेड़ा गांव की, जहां एक खुशहाल परिवार की जिंदगी एक रात में तबाह हो गई। खून से सना आंगन, चीखती पत्नी और एक रहस्य जो हर किसी को हैरान कर देगा। क्या है इस हत्या का सच? अंत तक सुनिए, क्योंकि हर मोड़ पर सस्पेंस इंतजार कर रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टोरी को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। कानपुर शहर से कुछ किलोमीटर दूर हरे भरे खेतों और शांत गलियों के बीच बसा था लक्ष्मणखेड़ा गांव। यह गांव अपनी सादगी और आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता था। गांव के एक छोर पर नीम के पेड़ों की छांव में एक छोटा सा पक्का मकान था, जिसमें रहता था पासवान परिवार। इस परिवार में 4 लोग थे। धीरेन्द्र पासवान, उनकी पत्नी रीना पासवान, उनकी 70 साल की मां शांति देवी और उनका 4 साल का बेटा रवि। धीरेन्द्र 32 साल के एक मेहनती और जिंदादिल इंसान थे। उनकी हंसी और मिलनसार स्वभाव गांव में मशहूर था। उनके पास एक ट्रैक्टर टाली थी, जिसे वो किराए पर चलाकर परिवार का खर्च चलाते थे। गांव में किसी को खेत जोतना हो, माल ढोना हो या कोई और काम, धीरेन्द्र हमेशा तैयार रहते। वो ना तो बहुत अमीर थे, ना ही गरीब। उनके पास इतना था कि परिवार की जरूरतें पूरी हो सके। रीना 30 साल की एक कुशल गृहिणी थी, सुंदर और हंसमुख। वो घर को बखूबी संभालती थी। सुबह जल्दी उठकर चाय बनाना, रवि को तैयार करना और घर के कामों में शांति देवी की मदद करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। शांति देवी, धीरेन्द्र की माँ, उम्र के इस पड़ाव पर भी चुस्त दुरुस्त थी। वो अक्सर रवि के साथ खेलती, उसे कहानियां सुनाती और घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाती। रवि 4 साल का नन्हा बच्चा अपनी मासूम हंसी और शरारतों से घर को जीवंत रखता था। पासवान परिवार का घर सादगी से भरा था। एक आंगन, 2 कमरे, एक छोटी रसोई और एक बाथरूम। आंगन में एक नीम का पेड़ था, जिसके नीचे धीरेन्द्र गर्मियों की रातों में चारपाई डालकर सोया करते थे। गांव में उनकी अच्छी साख थी। पड़ोसियों के साथ उनका उठना बैठना था और गांव के हर उत्सव में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। दलित समाज से आने के बावजूद गांव में उन्हें सम्मान की नज़रों से देखा जाता था। 11 मई 2025 की सुबह लक्ष्मणखेड़ा गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था। सूरज की पहली किरणें गांव के खेतों को रोशन कर रही थी और पक्षियों की चहचहाहट हवा में गूंज रही थी। लेकिन ये शांति जल्द ही टूटने वाली थी। सुबह करीब 5:30 बजे रीना पासवान रोज की तरह जल्दी उठी। उन्होंने रसोई में चाय का पानी चढ़ाया, फिर आंगन की ओर बढ़ी, जहां धीरेन्द्र रात को सोए थे। जैसे ही उनकी नज़र चारपाई पर पड़ी, उनके पैर ठिठक गए। धीरेन्द्र का शरीर बेजान पड़ा था। उनकी चारपाई खून से लथपथ थी और सिर से खून की धार बह रही थी। जमीन पर चारों तरफ खून फैला था, जैसे किसी ने बेरहमी से उनकी जान ले ली हो। रीना की चीखें गांव की शांति को चीर गई। हाय राम धीरेन्द्र, ये क्या हो गया? वो बार बार चिल्ला रही थी और उनकी आवाज में दर्द के साथ साथ एक अनजाना डर भी था। रीना की चीखें सुनकर शांति देवी दौड़कर आंगन में आई। अपने बेटे की लाश देखकर वो स्तब्ध रह गई। उनकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी और वो जमीन पर बैठकर विलाप करने लगी। पड़ोसियों ने चीखें सुनकर आंगन में झांकना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में पासवान परिवार का आंगन लोगों से भर गया। गांव के लोग, जो धीरेन्द्र को एक नेक और मेहनती इंसान के रूप में जानते थे, ये नज़ारा देखकर सन्न रह गए। रीना बार बार चीख रही थी। ये वही हुआ जिसका डर था। अगर पुलिस ने हमारी सुनी होती तो मेरा धीरेन्द्र आज जिंदा होता। उनकी बातें सुनकर लोग हैरान थे। आखिर रीना किसके बारे में बात कर रही थी और पुलिस की क्या भूमिका थी इस मामले में? पड़ोसियों में से किसी ने तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन को फोन किया। कुछ ही देर में कानपुर पुलिस की एक टीम स्निफर डॉग्स और फोरेंसिक एक्सपर्ट के साथ मौके पर पहुंच गई। पुलिस इंस्पेक्टर राम प्रकाश सिंह ने मौके का मुआयना शुरू किया। धीरेन्द्र की लाश को देखकर साफ था कि हत्या किसी भारी और धारदार हथियार से की गई थी।
उनके सिर पर कई गहरे घाव थे और खून इतना बह चुका था कि चारपाई और जमीन लाल हो गए थे। पुलिस ने सबसे पहले रीना से बात की। रीना ने रोते हुए बताया, कल रात 9 बजे के आसपास धीरेन्द्र घर आए थे। वो बहुत थके हुए थे, इसलिए आंगन में चारपाई डालकर सो गए। मैं और मेरी सास अंदर कमरे में सो रहे थे। रवि भी मेरे पास ही था। सुबह जब मैं उठी तो ये नज़ारा देखा। रीना ने फिर चीखते हुए कहा, ये सब कार्तिक यादव और रविंद्र यादव ने किया है। अगर पुलिस ने पहले हमारी सुनी होती तो मेरा पति आज जिंदा होता। रीना की बातों ने पुलिस को चौंका दिया। कार्तिक और रविंद्र यादव गांव के ही रहने वाले थे और कुछ दिनों पहले उनका धीरेन्द्र के साथ पैसों को लेकर विवाद हुआ था। रीना ने बताया कि यह विवाद इतना बढ़ गया था कि दोनों पक्ष पुलिस स्टेशन तक पहुंचे थे। धीरेन्द्र उस वक्त कार्तिक और रविंद्र के खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने समझौता कराकर मामले को रफा दफा कर दिया था। रीना का आरोप था कि कार्तिक और रविंद्र ने बदला लेने के लिए धीरेन्द्र की हत्या की। धीरेन्द्र पासवान दलित समाज से थे और उनकी हत्या की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। दलित समाज के लोग मौके पर इकट्ठा होने लगे। कुछ लोगों ने धीरेन्द्र की लाश को सड़क पर रखकर धरना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि अगर पुलिस ने पहले कार्तिक और रविंद्र के खिलाफ कार्रवाई की होती तो ये हादसा न होता। भीड़ का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और पुलिस पर दबाव बन रहा था कि तुरंत कार्रवाई की जाए। इंस्पेक्टर राम प्रकाश सिंह को स्थिति की गंभीरता समझ में आ रही थी। गांव में तनाव बढ़ रहा था और अगर जल्द कार्रवाई न की गई तो मामला और बिगड़ सकता था। इस दबाव में पुलिस ने कार्तिक यादव और रविंद्र यादव को हिरासत में ले लिया। दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और पूछताछ शुरू हुई, लेकिन राम प्रकाश को यह भी समझ में आ रहा था कि बिना ठोस सबूत के किसी को फंसाना ठीक नहीं। इसलिए एक तरफ कार्तिक और रविंद्र से पूछताछ चल रही थी तो दूसरी तरफ फॉरेंसिक टीम और स्निफर डॉग्स मौके पर जांच में जुटे थे। जांच के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने पुलिस को हैरान कर दिया। स्निफर डॉग बार बार आंगन से घर के अंदर की ओर जा रहा था। वो उस कमरे की ओर इशारा कर रहा था जहां रीना, शांति देवी और रवि सोए हुए थे। पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि स्निफर डॉग्स ऐसा क्यों कर रहा है। इंस्पेक्टर राम प्रकाश ने अपनी टीम के घर के अंदर तलाशी लेने का आदेश दिया। घर की तलाशी में पुलिस को कुछ चौंकाने वाले सबूत मिले। कमरे की दीवारों पर खून के छोटे छोटे छींटे थे जो शायद जल्दीबाजी में साफ नहीं किए गए। बाथरूम में भी खून के कुछ निशान मिले। फॉरेंसिक टीम ने इन सैंपल्स को कलेक्ट किया और जांच के लिए भेज दिया। ये खोज पुलिस के लिए एक नया सवाल खड़ा कर रही थी। अगर धीरेन्द्र की हत्या आंगन में हुई थी तो घर के अंदर खून के निशान कैसे आए। पुलिस स्टेशन में कार्तिक और रविंद्र से सख्ती से पूछताछ हुई। दोनों ने बताया कि हाँ, कुछ दिन पहले उनका धीरेन्द्र के साथ पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था। धीरेन्द्र ने उनके ट्रैक्टर ट्राली का किराया समय पर नहीं चुकाया था, जिसके चलते बात बिगड़ गई थी। लेकिन दोनों ने साफ इनकार किया कि उनकी हत्या में उनका कोई हाथ है। पुलिस ने उनकी कॉल डिटेल्स, मोबाइल लोकेशन और गांव वालों से पूछताछ की। जांच में पता चला कि 10 मई की रात दोनों अपने घरों में थे और उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। इंस्पेक्टर राम प्रकाश को अब यकीन हो गया था कि कार्तिक और रविंद्र को शक के आधार पर फंसाया जा रहा था, लेकिन गांव में बढ़ते तनाव और दलित समाज के दबाव के चलते पुलिस उन्हें तुरंत रिहा नहीं कर सकी। इसलिए एक तरफ कार्तिक और रविंद्र को हिरासत में रखा गया और दूसरी तरफ पुलिस ने अपनी जांच को और गहरा करना शुरू किया। पुलिस को अब रीना की बातों पर शक होने लगा था। उसने बार बार कहा कि उसे रात को कोई आवाज नहीं सुनाई दी, जबकि आंगन और कमरे के बीच सिर्फ 4-5 फुट की दूरी थी। इतनी बेरहमी से हत्या हुई और रीना को कुछ पता ही नहीं चला। ये बात पुलिस को हजम नहीं हो रही थी। इंस्पेक्टर राम प्रकाश ने रीना की कॉल डिटेल्स निकालने का आदेश दिया। जब सीडीआर की जांच की गई तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। रीना पिछले 1.5-2 साल से अपने सगे भतीजे सत्यम से लंबी लंबी बातें कर रही थी। सत्यम 23 साल का था और गांव में ही रहता था। खास बात यह थी कि 10 मई की रात जब धीरेन्द्र की हत्या हुई, उस वक्त भी रीना सत्यम से फोन पर बात कर रही थी। पुलिस ने रीना से सख्ती से पूछा, इतनी रात को तुम अपने भतीजे से क्या बात कर रही थी?
रीना घबरा गई और टाल मटोल करने लगी। उसने कहा कि वो बस सामान्य बातें कर रही थी, लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। पुलिस ने गांव वालों से पूछताछ शुरू की और एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। कुछ लोगों ने बताया कि रीना और सत्यम के बीच अवैध संबंध थे। ये बात कुछ महीने पहले धीरेन्द्र को भी पता चल गई थी। एक दिन धीरेन्द्र अचानक घर आया था और उसने रीना और सत्यम को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। उस दिन धीरेन्द्र ने सत्यम को बहुत डांटा और घर में आने से मना कर दिया। उसने रीना को भी चेतावनी दी थी कि वो जल्द ही घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाएगा ताकि उसकी हर हरकत पर नजर रख सके। रीना ने किसी तरह धीरेन्द्र को शांत किया था, लेकिन धीरेन्द्र का गुस्सा कम नहीं हुआ था। उसने सत्यम का घर आना पूरी तरह बंद कर दिया था। गांव वालों ने पुलिस को यह भी बताया कि धीरेन्द्र और रीना के बीच इस बात को लेकर अक्सर झगड़े होते थे। पुलिस ने अब रीना और सत्यम को हिरासत में लिया। दोनों से अलग अलग पूछताछ शुरू हुई। पुलिस ने सारे सबूत उनके सामने रखे। घर के अंदर मिले खून के निशान, रीना की सीडीआर और गांव वालों की गवाही। पुलिस ने रीना से सवाल किया, अगर धीरेन्द्र की हत्या आंगन में हुई तो घर के अंदर खून के छींटे कैसे आए, और तुम अपने भतीजे से इतनी रात को क्या बात कर रही थी। लगातार सवालों के दबाव में रीना और सत्यम टूट गए। आखिरकार उन्होंने सच उगल दिया। रीना ने बताया कि उसका और सत्यम का रिश्ता कई सालों से चल रहा था। धीरेन्द्र को जब इसकी भनक लगी तो उसने सत्यम को घर में आने से रोक दिया, लेकिन रीना और सत्यम का रिश्ता इतना गहरा हो चुका था कि वो अलग नहीं रह सकते थे। रीना ने बताया कि उसे लगता था कि धीरेन्द्र उसे वो सुख और प्यार नहीं दे पा रहा था जो सत्यम देता था। दोनों ने मिलकर धीरेन्द्र को रास्ते से हटाने की साजिश रची। 10 मई की रात को मौका मिल गया। धीरेन्द्र उस रात थक कर घर आया था। रीना ने उसे खाना दिया और पानी में नींद की गोली मिला दी। जब धीरेन्द्र गहरी नींद में सो गया तो रीना ने सत्यम को फोन किया। सत्यम एक भारी पत्थर लेकर घर आया और धीरेन्द्र के सिर पर कई बार वार किया। धीरेन्द्र की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद सत्यम वहां से भाग गया, लेकिन रीना से फोन पर बात करता रहा। रीना और सत्यम ने सोचा था कि वो कार्तिक और रविंद्र पर इल्जाम डालकर बच जाएंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले उनका धीरेन्द्र से झगड़ा हुआ था। इसलिए रीना को लगा कि पुलिस और गांव वाले आसानी से उन पर शक कर लेंगे। लेकिन स्निफर डॉग, फॉरेंसिक सबूत और रीना की सीडीआर ने उनकी साजिश को बेनकाब कर दिया। पुलिस ने 48 घंटों के अंदर इस केस को सुलझा लिया। कार्तिक और रविंद्र को रिहा कर दिया गया और रीना व सत्यम को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। गांव में इस खुलासे से हड़कंप मच गया। लोग हैरान थे कि एक पत्नी अपने पति की हत्या की साजिश रच सकती है, वो भी अपने सगे भतीजे के साथ मिलकर। इस कहानी से हमें कई सबक मिलते हैं। सबसे पहली सीख ये कि गलत इच्छाएं और अवैध रिश्ते इंसान को इतना अंधा कर सकते हैं कि वो अपने परिवार और रिश्तों की अहमियत भूल जाता है। रीना और सत्यम की गलत हरकतों ने एक खुशहाल परिवार को बर्बाद कर दिया। दूसरी सीख ये है कि सच को कितना भी छिपाने की कोशिश की जाए, वो एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। तीसरी सीख ये है कि पुलिस का समय पर एक्शन लेना कितना जरूरी है। अगर पुलिस ने इस केस में लापरवाही बरती होती तो 2 बेगुनाह लोग जेल में होते। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो क्राइम स्टोरी बाय विवेक को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही सस्पेंस से भरी कहानियों के लिए बने रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।